सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जो हर पल हमें अच्छे संस्कार दे रहे हैं, जो हमें यही समझाते हैं कि हमने अपने माता पिता का आदर करना है, बड़ों का सम्मान करना है, छोटों से प्यार करना है और सभी के साथ ही हमने मिलवर्तन की भावना रखनी है। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी प्रवान करें। इन विचारों द्वारा जो दासी विचार रख रही है, इन विचारों द्वारा हमें यही सीखने को मिला है कि जो हमारे माता पिता गुरु है हमारे, ये हमें किस तरह पल पल पर जीना सिखाते हैं और किस तरह बचपन से लेकर पेरेंट्स जो होते हैं ये जन्मदाता होते हैं हमारे, और ये जन्म से लेकर किस तरह हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, कितना अच्छी तरह से हमारा पालन पोषण करते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने पेरेंट्स को सुखी रखें। जब बुढ़ापा आता है, बुजुर्गी होती है, तो उस समय हमारा भी फर्ज बनता है कि उनकी हम मन लगाकर सेवा करें। जिस तरह वो बचपन में मन लगाकर सेवा अपने बच्चों की करते हैं पेरेंट्स, इसी तरह हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने पेरेंट्स की मन लगाकर श्रद्धा भाव से सेवा करें। ये नहीं कि हम जब उनका सेवा करवाने का समय आया, बुजुर्ग अवस्था में आए, तो हमने मुंह मोड़ लेना है। नहीं, ऐसी ही दासी एक स्टोरी, इमोशनल स्टोरी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी प्रवान करें। साध संगत जी कहते हैं एक राम नाम का लड़का ऑफिस से आकर अपनी गाड़ी का हॉर्न बार बार बजाया जा रहा था। वो उसकी आदत बनी हुई थी कि जब शाम को ऑफिस से आना तो अपने बच्चों को थोड़ी देर वो घुमाने के लिए ले जाता था। तो उस दिन उसने देखा कि वो गाड़ी का हॉर्न बार बार बजा रहा है लेकिन बच्चे बाहर नहीं आ रहे हैं। तब राम ने गाड़ी से उतरकर अंदर जाकर देखा तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो गया। दोनों बच्चे अपने दादा की गोदी में बैठे बड़े आराम से खेल रहे थे, जबकि डेली तो वे इस समय उसकी वेट में बाहर गेट पर ही खड़े मिलते थे। राम की वेट में बाहर गेट पर ही खड़े मिलते थे ताकि गाड़ी में बैठकर पार्क का चक्कर लगाकर आएं। लेकिन आज उन बच्चों को उनके दादा मिल गए तो वो अपने दादा की गोदी में आराम से खेल रहे थे। वो राम ने जब अपने पिता व छोटे भाई वैभव को गांव से आया देखा तो वह अनमना सा हो गया। उसने वैभव की ओर देखकर आंखों ही आंखों में इशारे से पूछा, आप बाबूजी को यहाँ क्यों लाए हो? आगे से वैभव ने कहा, भैया बाबूजी पिछले महीने से बीमार हैं, दिनों दिन इनकी हेल्थ बिगड़ रही है, डॉक्टर की दवाई ने भी असर करना बंद कर दिया है, वहाँ पर कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। इसलिए जो हमारे बड़े ताया जी हैं वह कह रहे थे कि आप इनको शहर में ले जाओ, राम के पास शहर में ले जाओ, शहर में हर बीमारी का इलाज हो जाता है, क्योंकि गांव में तो अच्छे डॉक्टर होते नहीं हैं लेकिन शहर में बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं। ये बात वैभव डर डर कर बोल रहा था। आगे से राम ने कहा, इलाज क्या मुफ्त में हो जाता है, फ्री में हो जाता है, लाखों रुपए लग जाते हैं। रुपए पैसों का इंतजाम तुम करके लाए हो या खाली हाथ ही आ गए हो? आगे से वैभव ने कहा, भैया मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी वह तो छोटी बहन की मैरिज में खर्च हो गई और बाबूजी की दवाई लाने में भी खर्च हो गई। आपने उस समय कहा था कि बाद में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और गांव में आगे से राम ने कहा कि गांव में खेत और मकान तो है ना, मैंने तो उसमें से कभी कुछ नहीं मांगा। तुम समझते हो मेरे पास कोई पैसों का पेड़ लगा हुआ है, जब जी चाहा मैं पेड़ से पैसे उतार लूँ, तोड़ लूँ और तुम्हें दे दूँ। तुम्हें क्या पता शहरों में कितने खर्चे होते हैं।
यह बात कहकर कहकर भैया ने यह बात कहकर वैभव ने राम ने भाभी को चाय लाने के लिए आवाज दी। अपने भाई की बात सुनकर वैभव एकदम निरुत्तर सा ऐसे चुपचाप खड़ा हो गया कि अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं। अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं। वह बहुत ही परेशान हो गया। उसने कहा कि भैया, जब आपको जॉब मिली, आपको पढ़ाया लिखाया तो नौकरी के लिए मकान गिरवी रखना पड़ा। उस समय तो आपकी जो वाणी थी वो बड़ी मीठी लगती थी। आप कहते थे कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं आपका पिताजी का भी और आपका भी ध्यान रखूंगा। लेकिन भैया, आप मेरा ध्यान रखो या न रखो, लेकिन बाबूजी का ध्यान रखना आपका भी फर्ज बनता है। आज तो वह वैभव अपने भैया राम का यह बदला हुआ रूप देखकर हैरान हो रहा था कि यह वही भैया है। विश्वास ही नहीं होता। शायद भाभी ने ही कुछ ऐसा सिखा पढ़ा दिया होगा। आगे से वह वैभव सोच रहा है कि राम भैया जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उनको गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ रेजिडेंस भी गवर्नमेंट का मिला हुआ है, नौकर भी मिले हुए हैं, फिर भी भैया ऐसा बिहेव कर रहे हैं। बाबूजी के यहाँ, पिताजी के यहाँ आने पर बेरुखी दिखा रहे हैं। तभी पिताजी के खांसने की आवाज़ आई। शायद यह पिताजी के बुलाने का इशारा हो। वह जो वैभव था वह पिताजी के पास गया तो उसने देखा कि भाभी पिताजी को बड़े प्यार से खाना खिला रही थी और भाभी के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वे हमारे आने से खुश हैं। मन को संतोष हुआ कि चलो कोई तो है जो। जब मैं पिताजी के कमरे में गया तो देखा भाभी बड़े ही प्यार से पिताजी को खाना खिला रही थी। भाभी के चेहरे को देखकर लग रहा था वे हमारे आने से खुश हैं। मन को संतोष हुआ कि चलो कोई तो है जो पिताजी का ध्यान रख रहा है। रात को सोते सोते पिताजी को खांसी का ऐसा दौरा पड़ा कि उनकी छाती में दर्द होने लगा। फिर डॉक्टर को भाभी ने फ़ोन किया। डॉक्टर ने चेकअप करके कुछ दवाइयाँ व इंजेक्शन दिए और अगले दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराने की सलाह दी। भैया ने डॉक्टर के आदेशानुसार पिताजी को पास के नर्सिंग होम में दाखिल करा दिया। भैया यानी कि राम, वैभव के भैया राम ने डॉक्टर के कहने के अनुसार पिताजी को पास के ही नर्सिंग होम में एडमिट करा दिया। 3-4 दिन में पिताजी की तबीयत ठीक हो गई। पिताजी घर आ गए। भाभी तन मन धन से, यानी कि वैभव बता रहे हैं कि मेरी भाभी तन मन से पिताजी का ध्यान रख रही थी। भैया को ये बात पसंद नहीं थी, यानी कि राम को ये बात पसंद नहीं थी। वे अपने कामों में ही बिजी रहते। पिताजी चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा राम कुछ देर उनके साथ बैठकर सुख दुख की बातें करे। पिताजी उनके भैया राम के साथ कुछ बातें करना चाहते थे पर ऐसा हो नहीं पाता था। भैया पिताजी के साथ, यानी कि राम भैया पिताजी के साथ बातें नहीं करते थे। वे भैया सुबह से ही अपने ऑफिस जाते और रात के 7-8 बजे ही घर आते। गांव से आए हुए वैभव कह रहे हैं, हमें गांव से आए हुए 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया था। घर व खेती भी संभालनी थी। सो मैंने भैया भाभी से इजाज़त मांगी कि बाबूजी अब हेल्दी लग रहे हैं। मेरे अकेले जाने की बात सुनकर मेरे भैया राम को गुस्सा आ गया और वे गुस्से से बोले, अकेले गांव जाकर क्या करोगे? अब बाबूजी ठीक हैं, उन्हें भी साथ लेते जाओ। यहाँ अकेले पड़े पड़े वे बोर हो जाएंगे। कम से कम गांव में उनके हम उम्र के लोग हैं जिनके सहारे पिताजी का समय पास हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। यह बात कहते कहते राम भैया खाने की टेबल से उठकर चले गए। मेरे पास चुप रहने के अलावा कोई भी और
चारा नहीं था। वह जानता था जो सुख सुविधा पिताजी को यहाँ मिल रही है, यानी कि वैभव जानता था जो सुख सुविधा मेरे पिताजी को यहाँ मिल रही है वे गांव में नहीं मिल सकती। उन्हें टॉयलेट के लिए भी बहुत दूर बाहर जाना पड़ता है और अब उनसे ज़्यादा चला फिरा भी नहीं जाता। यहाँ बच्चों के साथ भी उनका टाइम बहुत अच्छा पास हो जाता है। पर यह सब कहने की वैभव में हिम्मत नहीं थी कि वह अपने बड़े भाई के सामने यह बात कहता। सोने के लिए जब वह पिताजी के रूम में गया तो भाभी पिताजी को शहद के साथ दवाई दे रही थी। पिताजी की आंखों में उदासी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। शायद उन्होंने भैया की बातें सुन ली थी और मैं भी वैभव कहता है कि मैं भी चुपचाप बेड पर लेट गया, पर नींद मुझे आ नहीं रही थी। मैं सोने की बहुत कोशिश कर रहा था। करवट बदलते हुए पिताजी भी जाग रहे थे और कहने लगे कि वैभव तुम सो जाओ, प्रभु सब ठीक करेंगे। पिताजी ने ये बात बोली। फिर पिताजी ने कहा, उन्होंने पानी मांगा, देखा तो जग खाली था। तो वैभव कहने लगा कि मैं जग लेकर किचन की ओर गया तो देखा भैया के कमरे की लाइट जल रही थी, ऑन थी और भैया की आवाज़ें भी साफ सुनाई दे रही थी और अधिक सुनने के लिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। भाभी कह रही थी, अभी पिताजी को गांव मत भेजो, उन्हें रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। गांव जाकर पिताजी खेतों में चले जाएंगे। तभी भैया ने बड़ी तेज आवाज़ में बोला, तुम बेवकूफ़ हो, उन्हें यहाँ नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? भाभी ने कहा, मैं उनका ध्यान रखूंगी, उनकी सेवा करूंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यह बात कहकर भाभी चुप हो गई। आगे से भैया की आवाज़ और ज़्यादा तेज हो गई। वे बोले, तुम्हें याद है अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक को अखिलेश का, यानी कि उनके बेटे का, राम के बेटे का बर्थडे है और मैंने अपने ऑफिस वालों को, शहर के बड़े बड़े लोगों को भी शहर के बड़े बड़े लोगों को भी उस पार्टी में, बर्थडे पार्टी में मैंने इनवाइट किया हुआ है। आगे से भाभी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, अखिलेश को भी अपने दादाजी का आशीर्वाद मिल जाएगा। भाभी की बातों में खुशी प्रकट हो रही थी। भाभी का यह उत्तर सुनकर मैं हैरान रह गया। भाभी के लिए हमारी सोच कितनी गलत थी। काश आज ऐसा हो जाता कि माँ भी एक बार फिर हमारे पास आ जाती। आज भाभी के सम्मान में मेरा मस्तक झुक गया था। मन कर रहा था अभी भाभी के चरण छू लूं और माफ़ी मांग लूं। भाभी ने भैया से कहा, जिस पिता ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया है कि तुम समाज में सिर उठाकर चल सको, उसी जन्मदाता को अपना पिता कहकर बड़े लोगों से मिलवाने में आपको शर्म आती है। यह क्योंकि वह अनपढ़ हैं। जो भाई दिन रात खेतों में काम करके हमारे खेत व घर संभाल रहा है, उसे अपना भाई कहने में आपके मन में हीन भावना आ रही है। फिर आप अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे? आपकी सोच इतनी छोटी होगी, मुझे नहीं पता था। यह बात कहकर भाभी चुप हो गई। मैं अधिक देर वहाँ खड़ा नहीं रह सका। मुझे अपने आप से नफरत हो रही थी। मैंने भाई को भगवान का दर्जा दिया हुआ था। सोचता था भाभी ही भैया को हमसे मिलने के लिए रोकती होगी, लेकिन मैं कितना गलत था। यह सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। फिर आवाज़ आई, पिताजी चाय लीजिए। भाभी की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुली। मेरी भाभी ने आवाज़ दी कि पिताजी चाय लीजिए। देखा तो भाभी पिताजी को सहारा देकर बैठा रही थी और चाय पीते हुए पिताजी बोले, बेटी मैं सोच रहा हूँ अब मैं गांव चला जाऊँ, वहाँ खेतों का काम भी ठीक से नहीं हो रहा है, खेतों का काम भी देखना है, वहाँ खेतों का काम भी देखना है और अब स्वास्थ्य पहले से ठीक है, इसलिए मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। मैंने जाकर वहाँ अपने खेत भी संभालने हैं।
उनकी आंखों में लाचारी झलक रही थी। उन्हें अब भी यही लग रहा था कि भाभी ने ही भैया को सिखाया होगा। लेकिन उसी समय भाभी बोली, पिताजी आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे हमारे साथ। अभी और टेस्ट करवाने हैं। क्या यहाँ आपको कोई परेशानी हो रही है, कोई कष्ट है? पिताजी ने कहा, नहीं नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। पिताजी धीरे से बोले भी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भाभी ने कहा कि अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। यह कहकर भाभी भैया को नाश्ता देने चली गई और मेरा मन बहुत ही खुश हुआ। काश आज हमारी माँ जिंदा होती तो अपनी बहू का ये रूप देखकर कितनी खुश होती। वह दिन भी हमें याद है जब भैया की शादी हुई तो भैया शहर में जॉब करते थे और भाभी को लेकर आ गए थे। उस समय माँ ने कितने आंसू बहाए थे, भाभी को भी भला बुरा कहा था, जबकि भाभी को भैया स्वयं गांव नहीं ले जाना चाहते थे। यह कैसी विडंबना है कि हम बिना सोचे समझे सारा दोष पराई लड़की पर लगा देते हैं। तभी गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ के साथ साथ भैया की आवाज़ सुनाई दी। वे कह रहे थे, आज आने में मुझे देर हो जाएगी, ज़रूरी मीटिंग है। पिताजी भैया से बात करने को बेचैन हो रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बात करनी है, लेकिन वैभव कहता है जब तक मैं भैया को बुलाने गया भैया जा चुके थे। भाभी ने फ़ोन लगाया, भैया ने फ़ोन काट दिया। कुछ देर बाद भैया का ही फ़ोन आया कि मुझे डिस्टर्ब ना करें, परिवार की समस्याएं आप खुद ही सुलझा लें। दोपहर के खाना तैयारी करके पिताजी को लेकर भाभी डॉक्टर के पास चली गई और पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। धीरे धीरे उनकी सांसें उखड़ रही थी, सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। जल्दी से डॉक्टर को फिर घर पर ही बुला लिया। पिताजी रुक रुक कर बोल रहे थे। पिताजी कह रहे थे कि राम से बात कराओ। उनकी ऐसी स्थिति देखकर मैं घबरा गया। भाभी फ़ोन पर फ़ोन लगाए जा रहे थे पर दूसरी ओर से फ़ोन कट रहा था। लग रहा था कि वो पिताजी से बात ही नहीं करना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे पिताजी पिताजी ने हॉस्पिटल जाने से भी मना कर दिया और कहने लगे कि नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन कहते हैं कि बहुत कोशिश की। जब राम को वे पिताजी याद करते रहे, लेकिन राम ने ना फ़ोन सुना ना कोई मैसेज देखा। आखिर में मैसेज छोड़ दिया। उसी पल पिताजी ने आंखें खोली और कहते हैं कि जब हम सब पिताजी की ओर देख रहे थे तो पिताजी ने एकदम से आंखें बंद कर ली और आत्मा पिंजरा छोड़कर जा चुकी थी। हम सब की आंखें बिना कुछ कहे जलधारा बहाती रही। नाभि ने पिताजी के डेथ का समाचार ऑफिस में दे दिया। पिताजी ने फ़ोन किसी कर्मचारी ने उठाया और कहा कि साहब ने डिस्टर्ब करने से मना किया है। भाभी ने आंसू पोंछे और अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी करवाने में लग गई। आसपास के लोग आने लगे, ऑफिस के लोग भी आ गए। किसी ने बताया कि मीटिंग के बाद बड़े साहब के साथ ही किसी पार्टी के लिए निकल गए हैं। अंतिम यात्रा की तैयारी हो चुकी थी और आंगन में पिताजी का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। लोग अंतिम दर्शन कर रहे थे और कहते हैं कि सूर्यास्त से पहले पंडित जी ने कहा कि संस्कार हो जाना चाहिए। तो मैं भाभी की ओर देखने लगा। भाभी ने निर्णय लेने में एक पल भी नहीं लगाया। भाभी ने कहा कि वैभव ही पिताजी को अग्नि देगा और पिताजी को अग्नि देगा। तो ऐसा ही हुआ। पिताजी को अग्नि वैभव ने दी और कहते हैं कि 13 दिन के बाद रस्म पगड़ी करनी थी। लेकिन राम कहने लगा कि नहीं, रस्म पगड़ी तीसरे दिन ही कर दी जाए और तीसरे दिन ही उनकी रस्म पगड़ी हुई। और कहते हैं कि भाभी ने बड़ी श्रद्धा व तन्मयता से शांति पाठ व हवन करवाया। भोजन के साथ साथ सभी को दक्षिणा भी दी और जब पगड़ी बांधने लगे तो सभी ने कहा कि
बड़े बड़े भाई के सिर पर ही पगड़ी बंधेगी, बड़े भाई को पगड़ी बंधवाने का हक है, छोटे को नहीं। लेकिन भाभी ने कहा नहीं, जिसने पिताजी की सेवा की है उसी को ही पगड़ी बंधवाने का हक है। भाभी हाथ जोड़कर बोली कि मुझे माफ़ करें, आप सब मेरे आदरणीय हैं। कोई भी इंसान उम्र से बड़ा नहीं होता, अपने कर्मों से बड़ा होता है। और वह है वैभव, जिसने अंतिम सांस तक पिताजी की सेवा की, अपना कर्तव्य निभाया। हाँ संगत जी, इस तरह इस स्टोरी द्वारा हमें यही सीखने को मिला है कि हमें हम ये श्राद्ध अब गए हैं थोड़े दिन पहले, तो कहते हैं कि वो श्राद्ध नहीं माने जाते। श्राद्ध तो वो होते हैं जो जीते जी अपने माता पिता को खुश रखना होता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें इस शब्द द्वारा समझाया है, माता पिता का आदर करना, नित्य श्रद्धा भाव से इनकी सेवा करते रहना, लगन से, चाव से। और सतगुरु ने कहा है, कितने कितने कष्ट उठाकर माता पिता ने पाला है, माता पिता के कारण मुंह में बच्चों के निवाला है। इस तरह सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि हमने माता पिता का हर पल आदर करना है, इनकी सेवा करनी है। किस तरह ये कष्ट उठाकर अपने बच्चों को माता पिता पालते हैं, तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वो माता पिता की सेवा करें। साथ संगत जी, दासी से ये विचार करते हुए कि प्रकार की गलतियां हुई होंगी, आप जी ने उन गलतियों के लिए दासी को क्षमा कर देना है, आप जी की बड़ी कृपा होगी। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार।